कभी कभी इंसान जितना अपनी किस्मत से भागने की कोशिश करता है, किस्मत उतनी ही बेरहमी से उसे उसी मोड़ पर वापस खड़ा कर देती है जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। विशाल और उसकी पत्नी कविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शहर में कभी विशाल का नाम बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। उसके पास आलीशान बंगला, कई गाड़ियां और दौलत की चमक थी। लोग उसकी मिसाल देते थे, लेकिन एक गलत सौदा, कुछ धोखे और किस्मत के एक खतरनाक पलटे ने उसे सड़क पर ला दिया। और आखिर में उनके पास बची सिर्फ एक जगह, उसका पुश्तैनी गांव भैरवपुर, और वहां खड़ी वो वीरान हवेली जो 20 सालों से बंद पड़ी थी। शाम ढल रही थी जब उनकी पुरानी जीप गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाती हुई हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली दूर से किसी मरे हुए जानवर की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी टूटी खिड़कियां अंधेरे में ऐसे लग रही थी जैसे कोई काली आंखें उन्हें घूर रही हों। हवेली की दीवारों पर जमी काई और टूटे झरोखे बता रहे थे कि बरसों से यहां किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। कविता ने जीप से उतरते ही अपने हाथ बांध लिए। गर्मियों की शाम होने के बावजूद उसे ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, विशाल, क्या हमें सच में यहाँ रहना पड़ेगा? विशाल ने थकी आंखों से हवेली को देखा। और कोई रास्ता नहीं है, कविता बोली। ये घर अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विशाल ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर भी एक पुराना डर जाग चुका था। उसे याद आया कि बचपन में वो इसी हवेली से डरता था। रात होते ही ऊपर वाली मंजिल से अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन उसके पिता हर बार उसे डांटकर चुप करा देते थे। फिर अचानक एक रात पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया था। तब उसने कभी सवाल नहीं पूछा। गांव वाले दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। जैसे ही विशाल ने उनकी तरफ देखा, सभी धीरे धीरे अपने घरों में चले गए। कविता ने घबराकर कहा, तुमने देखा? वो लोग हमसे ऐसे भाग रहे थे जैसे हम कोई अपशकुन हो। विशाल ने कहा, गांव वाले अंधविश्वासी होते हैं। हवेली का मुख्य दरवाजा धक्का देते ही भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर सीलन और सड़न की बदबू भरी हुई थी। छतों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां बरसों पहले रुक गया हो। लेकिन उसी रात हवेली में पहली अजीब घटना हुई। आधी रात के करीब कविता की आंख खुली। उसे ऊपर वाली मंजिल से घसीटने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ते हुए चल रही हो। वो डरकर उठ बैठी। फिर किसी औरत के पायल की धीमी छन छन सुनाई दी। उसने विशाल को जगाया। सुनो, ऊपर कोई है। विशाल ने ध्यान लगाया। आवाज सच में आ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, पुराना घर है, लकड़ियां हिलती रहती हैं। तभी अचानक ऊपर से किसी के भागने की तेज आवाज आई, और फिर सब शांत। उस रात दोनों ठीक से सो नहीं पाए। सुबह हुई तो हवेली और भी डरावनी लग रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसका नाम रामू था। वो चौखट के बाहर ही रुक गया। उसने अंदर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। मालिक, आपने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। विशाल ने पूछा। क्यों? रामू ने डरकर हवेली की ऊपर वाली मंजिल की ओर देखा। ये हवेली खाली नहीं है। कविता का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब? रामू बोला, 20 साल पहले यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। तभी आपके पिता रातों रात गांव छोड़कर चले गए थे। विशाल गुस्से में बोला, किसी भूत की कहानी सुनाने आए हो? रामू ने कहा, आज अमावस्या है मालिक। अगर हो सके तो रात होने से पहले इस गांव से चले जाइए। लेकिन विशाल ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। उसे लगा गरीबी और तनाव ने उसकी पत्नी और गांव वालों के दिमाग में डर भर दिया है। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात और गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारों से टपकती नमी अब कमरे के भीतर तक महसूस होने लगी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और हर झोंके के साथ खिड़कियां कांप रही थीं। कविता बार बार विशाल की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी वक्त ऊपर से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। कविता धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, वहां कोई है। विशाल कुछ बोल पाता उससे पहले ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर अचानक सन्नाटा। विशाल ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। मैं जाकर देखता हूं।
ऊपर मत जाओ। लेकिन विशाल सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती। ऊपर पहुंचते ही उसे बर्फ जैसी ठंडी हवा महसूस हुई। गलियारे के आखिर में वही बंद कमरा था। तभी अचानक उसके कान के पास किसी औरत की धीमी आवाज आई। तू वापस आ गया? विशाल डरकर पीछे मुड़ा। कोई जवाब नहीं आया। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तेजी से नीचे भागा। नीचे पहुंचते ही कविता ने पूछा, क्या हुआ? विशाल हांफते हुए बोला, वहां कुछ है। अचानक पूरे घर में एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजी। मुझे बाहर निकालो। कविता रोने लगी। हे भगवान! सुबह होने तक दोनों सो नहीं पाए। सूरज निकलने के बाद भी हवेली का अंधेरा कम नहीं हुआ था। विशाल नीचे पुराने स्टडी रूम में गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही धूल का गुबार उड़ा। कुछ तो होगा यहाँ। उसने अलमारी खंगालनी शुरू की। उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह धीरे धीरे पढ़ने लगा। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। विशाल का गला सूख गया। वो आगे पढ़ने लगा। मेरी पहली पत्नी राधा कभी मां नहीं बन सकी। परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने दूसरी शादी की, लेकिन राधा ने विरोध किया। मुझे डर था कि वो सबको सच्चाई बता देगी, इसलिए मैंने उसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। कविता उसके पास आ गई। विशाल ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पिता ने अपनी पहली पत्नी को कमरे में कैद कर दिया था। क्या? उन्होंने उसे भूखा प्यासा रखा और वहीं उसकी मौत हो गई। कविता की आंखों में आंसू आ गए। इतनी क्रूरता? तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। विशाल बाहर गया। वहां बूढ़ा चौकीदार रामू खड़ा था। उसने अंदर कदम नहीं रखा। अब भी वक्त है मालिक, यहां से चले जाइए। विशाल ने गुस्से में पूछा, तुम सब पहले से जानते थे? हम जानते थे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। कविता बोली, क्या सच में उसकी आत्मा यहाँ है? रामू ने धीरे से कहा, उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी बेटी। वो मरने के बाद भी शांत नहीं हुई। विशाल ने पूछा, उसे हमेशा हमेशा के लिए भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें ऊपर जाना होगा और उसकी आखिरी निशानी जलानी होगी। अगर नहीं किया तो सुबह होने से पहले तुम दोनों मर जाओगे। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। हवेली के बाहर कौवों की आवाजें गूंज रही थीं। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। कविता बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। विशाल चुप रहा। रात के ठीक 12 बजे अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तभी ऊपर से किसी के घिसटते हुए चलने की आवाज आई। फिर सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी और अचानक किसी ने दरवाजे पर जोरदार धक्का मारा। बाहर से औरत की भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो। विशाल ने खुद को संभालते हुए कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आवाज फिर आई, मुझे मेरा खून चाहिए। फिर दरवाजे पर लगातार प्रहार होने लगे। कविता रोते हुए बोली, ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। विशाल ने गहरी सांस ली। मुझे ऊपर जाना होगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर मैं नहीं गया तो हम दोनों मर जाएंगे। कविता, मेरी बात सुनो। अगर मैं वापस नहीं आया तो सुबह होते ही यहाँ से भाग जाना। ऐसी बातें मत करो। विशाल खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर सड़न की भयानक बदबू थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। लोहे की जंजीरें छत से लटक रही थीं। विशाल ने धीरे से कहा, हे भगवान। तभी पीछे से हंसी की आवाज आई। तुझे सच जानना था ना? विशाल तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के कोने में रखा पुराना संदूक था। विशाल डरते हुए उसके पास गया। अंदर लाल शादी का जोड़ा रखा था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया
और फिर उसके ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया। अब तेरी बारी है। विशाल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके सामने खड़ी औरत इंसान नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी सफेद। वह मुस्कुराई। डर गया? तुम राधा हो? उसकी आवाज भारी हो गई। हाँ, वही राधा जिसे इस कमरे में कैद किया गया था। विशाल कांपती आवाज में बोला, मेरे पिता ने जो किया उसके लिए मैं। चुप! तुम सब एक जैसे हो। मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं चीख रही थी तब कोई नहीं आया। जब मैं पानी मांग रही थी तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे माफ कर दो। राधा चीख पड़ी। अचानक वह हवा में उठी। तुम्हारे खानदान ने मेरी जिंदगी छीन ली। तभी उसे रामू की बात याद आई। उसकी आखिरी निशानी जला देना। विशाल ने लाइटर निकाला और लाल जोड़े पर फेंक दिया। कपड़ों में आग लग गई। राधा दर्द से चीखने लगी। राधा तड़पते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए था। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। राधा धीरे धीरे राख बनने लगी। उसने आखिरी बार विशाल की तरफ देखा और अगले ही पल उसका शरीर हवा में बिखर गया। कमरा अचानक शांत हो गया। विशाल की सांसें तेज चल रही थीं। फिर उसने नीचे से कविता की आवाज सुनी, विशाल, विशाल! कविता उसे देखते ही रो पड़ी। तुम ठीक हो? सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। गांव वाले धीरे धीरे हवेली के बाहर इकट्ठा होने लगे। बरसों बाद पहली बार हवेली के ऊपर बैठने वाले कौवे उड़ चुके थे। हवा में वो सड़न नहीं थी जो हमेशा रहती थी। गांव के बूढ़े लोग एक दूसरे को देखकर हैरान थे। रामू धीरे धीरे आगे आया। उसने विशाल की आंखों में देखकर कहा, लगता है आखिर उसे मुक्ति मिल गई। विशाल ने कांपती आवाज में पूछा, क्या गांव वाले सब जानते थे? हम सब जानते थे, लेकिन तुम्हारे पिता बहुत ताकतवर आदमी थे। किसी में सच बोलने की हिम्मत कविता नहीं ने थी। कहा, एक औरत को इतने साल तक दर्द में छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो मां नहीं बन सकी। उस जमाने में औरतों की आवाज कौन सुनता था बेटी? विशाल चुप खड़ा रहा। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता के पाप का बोझ उसके कंधों पर आ गिरा हो। उसने हवेली की ओर देखा। अब वो पहले जैसी डरावनी न जो हुआ था, उसकी याद हमेशा रही थी, लेकिन उसके भीतर रहने वाली थी। कुछ दिनों बाद विशाल ने फैसला किया कि वो हवेली को बेचने के बजाय उसे महिलाओं के लिए आश्रय गृह में बदल देगा। वो चाहता था कि जहां कभी एक औरत की चीखें कैद थीं, वहां अब किसी मजबूर औरत को सहारा मिले। गांव वालों ने पहली बार उसका साथ दिया। हवेली की सफाई शुरू हुई। विशाल ने आसमान की ओर देखा। कई सालों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने समझ लिया था कि इंसान भूतों से नहीं पने किए पापों और छिपाए गए सच से डरता है। और उस दिन के बाद भैरवपुर की हवेली में कभी कोई चीख नहीं गूंजी।